यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम सौमील है और ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। इन्होंने अपनी कुंडली मुझे भेजी है बताने के लिए कुछ सवाल इनको, जो मैं इन्हें बताऊंगा। इनका विश्वास मेरे ऊपर और कुछ सवालों के उत्तर जो इन्हें मैं यहीं पे आप लोगों के सामने इनकी जो स्थिति है, जो कंफ्यूजन वाली, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंतिम तक देखा करिए। और मैंने पिछले 3 दिन से वो मंत्र वाला कार्यक्रम जरूर देखिए। उसके बाद जो कश्मीर वाली बात कही है उसको जरूर देखिए। पिछले 3 दिन का कार्यक्रम अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। पिछले 3 दिन का कार्यक्रम जरूर देखिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जहां गीता जी के श्लोक का अर्थ भी कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। आइए अब इनकी कुंडली का पंचांग में पढ़ के बता देते हैं। सबसे पहले एक बात है, सुमित पाटनी जी ने बात लिखी थी कि श्री हरि उपाध्याय जी बीमार हैं। श्रीमान, आप क्यों बीमार हो गए और आप बीमार कैसे हो सकते हैं? जरूर संपर्क करिए, मैं हूं, घबराना नहीं है। भगवान भी है और बीमार होना तो कोई, मैं तो हमेशा ही रहता हूं, उसमें क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यहाँ ये 2 अप्रैल 1981 इनका डेट ऑफ बर्थ है। फाल्गुन माह में ये जन्मे हैं। फाल्गुन और चैत्र का प्रभाव। ऐसी अवस्था में व्यक्ति प्रेमी स्वभाव का होता है और प्रेम ढूंढना चाहता है हर तरीके से। और इनका प्रधान जो प्रश्न है वो एक पेज का लिखा है कि मेरी माता का स्नेह मुझे क्यों नहीं मिला। ये बात इन्होंने लिखी है, पूछा है। तो इस वजह से व्यक्ति प्रेम चाहता है। आगे बताऊंगा क्यों नहीं मिला। उत्तरायण में जन्मे हैं ये, इस वजह से व्यक्ति का आत्मबल और व्यक्ति की नौकरी, व्यक्ति का व्यवसाय ये बहुत अच्छा होना चाहिए। वसंत ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो पत्नी का प्रेमी और अपने बच्चों को अपने पलकों पे बिठा करके रखने वाला होता है। प्रेम की भाषा समझता है, प्रेमी किस्म का होता है, जोरदार होता है। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के जन्मे होने से मन कमजोर और माता कमजोर और मस्तिष्क और इमोशन, जो चीजें होती हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के आप बात करें या फिर जो एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट जो होता है लोगों से, उसको सामने वाला समझ नहीं पाता। कई बार व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है, धन के आवक में कमजोरी हो जाती है, कई बार लाभ की स्थिति कमजोर हो जाती है। अब यहाँ पे आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं होंगी, मैं उसका ठिकाना चंद्रमा पे ही फोड़ने का प्रयास करूंगा। और निस्संदेह वो सबका केंद्र बिंदु बन के बैठा है। और निस्संदेह वही एक ऐसा ग्रह है जिसको कमजोर हो जाने से या जिसके कमजोर हो जाने से कुंडली निस्संदेह थोड़ी कमजोर हो जाती है। बुधवार के जन्मे हैं, इस वजह से बुद्धिमान हैं, यशस्वी हैं, तेज तर्रार बुद्धि के हैं और ज्ञान चक्षु बहुत ही जल्दी खुल जाती है। शतविखा नक्षत्र बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति को बना देता है। शुभ योग में जन्मे हैं, ये बहुत अच्छा होता है। तैतिल करण ये बड़ा बढ़िया है। और शूद्र वर्ण और राक्षस गण, इस पे थोड़ा सा फोकस बढ़ा देता हूं। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने से कई बार व्यक्ति विश्वास जीत नहीं पाता है। वो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पहले ही समझ लेता है या उसको अंदेशा हो जाता है। शूद्र वर्ण के होने के कारण उसके अंदर राजसिक और राक्षस गण के होने के कारण, शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण तामसिक प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा होती है, हिंसक होता है, द्रोही होता है, समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है या कई बार उसको जीवन में दरिद्रता देखनी पड़ती है। चाहे वो किसी के साथ संबंधों को लेकर के हो, चाहे वो आय को लेकर के हो, चाहे वो सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के हो, चाहे वो जो एक पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए सामने वाले के व्यू में, वो थोड़ा कम होता है। मैं समझता हूं कि अगर जिस भी व्यक्ति का गण अगर ब्राह्मण, और आप वो बात निर्भर इस पे नहीं करती है कि आप किस वर्ण से आते हैं। वस्तुतः आपके नक्षत्र और नक्षत्रों के आधार पर जो बात बनती है, चंद्रमा के आधार पर जो बात बनती है, लग्न के आधार पर जो बात बनती है, उससे ये बात तय होती है कि व्यक्ति किस नेचर को फॉलो करने वाला है या वो किस चीज को प्राप्त करने वाला है। मैं आप लोगों से एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि शूद्र वर्ण और राक्षस गण वालों के पास एक बड़ी ही विलक्षण अनुभव या विलक्षण प्रतिभा ये होती है कि वो ताड़ लेते हैं।
सामने वाले को समझ जाते हैं, गले में हाथ डाल करके उसके मन की बात को समझने की अद्भुत कौशल और कला होती है इनके पास। ये एक अच्छी बात है कि आप राजसिक और तामसिक और सात्विक में से क्या हैं। पर इसमें से मैं समझता हूं कि जहां शुद्ध जो संत होते हैं, जो नाम जप करने वाले होते हैं, उनके अंदर सात्विकता का वास होता है। जो दुनिया के हिसाब से और दुनिया की तरह सोच रख करके चलने वाले होते हैं, जो मानवीय गुणों का अपने जीवन में जो है वो आश्रय लेकर के अपने जीवन को जीते हैं, उनके अंदर राजसिक गुणों का प्रभाव, उसे राजसिक गुणों के अंतर्गत रखा जाता है। साथ ही साथ जो ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य और हिंसक है, भोजन में, पहनावे में, विचारों में, अनुभवों में, दूसरों को दुख देने में, इन सब चीजों में जिसकी संलिप्तता ज्यादा होती है वो तामसिक प्रवृत्ति का होता है, चाहे वो विचारों से हो, चाहे वो क्रियात्मक रूप से हो। तो आपको दरअसल इन सब में से जो चीज आपको शांति देती है, जैसे दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कि शांति पसंद नहीं है, और दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अमन चैन से नहीं रहना चाहता है। पर वस्तुतः कई बार हमारे ऊपर कई बार बाह्य प्रभाव ऐसा हो जाता है जिससे हम तुरंत ही अपने आप को, हमारे अंदर की जो शांति है वो भंग हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आपके अंदर जो शांति है, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, और आप लोग कार्यक्रम रोज नहीं देखते और रेगुलर नहीं देखते, और दूसरी बात कि पूरा नहीं देखते, तो वस्तुतः आपके अंदर की जो शांति है वो बाहर की अशांति से कितनी जल्दी भंग होती है। आपके संस्कार कितने कमजोर हैं कि बाह्य संस्कार या बाह्य प्रभाव जैसे ही पड़ता है वो तुरंत वो जो दीवार है वो टूट जाती है, वो अंदर का जो भवन है वो टूट जाता है, चरमरा जाता है। तात्पर्य कहने का यह है कि आपके माता, आपके पिता, आपके जो सगे संबंधी हैं, आपका जो परिवेश है, आपके जो आसपास जो लोग रह रहे हैं, वो किस प्रकार के संस्कारों से संस्कारित किए गए हैं कि आपके अंदर की संस्कृति और शांति को भंग करने पे तुले हैं, या फिर वो तुरंत ही भंग हो जाता है। अगर मैं अंदर से शांत हूं तो बाह्य प्रभाव मुझे कम प्रभावित करेगी, या फिर मैं उसे अपने अंदर उससे से कम प्रभावित होने वाला महसूस करूंगा। पर अगर मैं खुद अशांत हूं तो बाह्य प्रभाव मुझे जल्दी प्रभावित करेगी और मैं तुरंत ही छिन्न भिन्न हो जाऊंगा। इस वजह से इसमें किसी भी व्यक्ति को उसका मंत्र और उसके जो पुराण है, उसके जो संस्कार है, उसकी संस्कृति है, उसके जो पूर्वज हैं, पूर्वजों के द्वारा जो बनाए गए मंत्र हैं, वो उसको अंदर से मजबूत करते हैं। वो महल जो जिस पे आपकी जिंदगी खड़ी होती है और उसका जो बेस है वो आपके सभ्यता और आपके संस्कारों से आते हैं। जिसकी नींव मजबूत होगी, जो अंदर से जितना मजबूत और जितना जिद्दी होगा कि नहीं मैं बिल्कुल ही सुदृढ़ हूं, बिल्कुल ही शुद्ध हूं, उसके ऊपर बाहरी प्रभाव कमजोर होंगे और वो विचलित नहीं होता है। ये दरअसल सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रभाव है। सात्विक है तो कोई बात नहीं, राजसिक है चलो देख लेंगे, तामसिक है देख लेता हूं, अभी पटक दूंगा उठा के, ये इस तरीके से ऐसा भाव। तो इसे ऐसे समझना होगा। उसके बाद इनकी कुंडली में पंचांग, तो मैंने की बात जो कही वो सबसे पहले तो चंद्रमा इनकी कुंडली में कमजोर, जिस वजह से मानसिक जो प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर सा होता है। उसके बाद इनकी कुंडली में जो गण है और जो वर्ण है वो थोड़े कमजोर बन रहे हैं। इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार जो है वो समस्याओं में जीना पड़ता है। पर इन सबसे परे अब मैं आपको इनकी कुंडली के लग्न कुंडली पे लेके आता हूं। लग्न बना मकर राशि का, नवांश सिंह का और दशमांश वृषभ का बना है। ध्यान से समझिएगा मेरी तरफ देख के। अगर आप इस कुंडली को देखते हैं तो सबसे पहले लग्न में केतु, द्वितीय भाव में चंद्रमा और बुध जैसे शुभग्रह, पर ये दोनों शुभग्रह हैं जिसमें से चंद्रमा नैसर्गिक रूप से शुभग्रह होकर के बुध जैसे नैसर्गिक शुभग्रह के साथ, पर टेम्पररी यहाँ के लिए, इस कुंडली के लिए वो पापग्रह बन रहे हैं। और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं शतभिखा नक्षत्र के, जिससे व्यक्ति को बुद्धिमानी तो मिल ही रही है पर वो बहुमुखी भी हो रहा है और किसी न किसी वजह से अपना धन कमा लेता है जो उसके हिस्से का होता है। चाहे उसकी संपत्ति कोई हड़पने का प्रयास करे, उसको कोई छीन नहीं सकता। ये बात भी दिख रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि तीसरे छठे भाव के जो अधिपति हैं वो जन्म कुंडली में 9वें भाव के अधिपति होकर के दूसरे भाव में बैठे हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है। वहीं पे अगर ये क्रूर ग्रह की राशि में दो शुभ ग्रह बैठेंगे तो उसके भाव के क्रूरता को कमजोर करके उस भाव के शुभता के और शुभ लक्षणों में वृद्धि करेंगे।
यहाँ पे चंद्रमा नैसर्गिक रूप से शुभग्रह हो करके और बुध जैसे नैसर्गिक शुभग्रह के साथ बैठ करके जहां व्यक्ति के वाणी को, जहां व्यक्ति के स्वभाव को, जहां व्यक्ति के कोमलता को, जहां व्यक्ति के शिक्षा को, जहां व्यक्ति के व्यवहार को, जहां व्यक्ति के चेहरे को, जहां व्यक्ति के स्वभाव को, हर एक तरीके से उसका जो नेचर होगा वो बिल्कुल ही कोमल, हृदय विदारक और बिल्कुल ही मार्मिक सोच रखने वाला और शुद्ध तरीके से धन कमाने वाला बना देंगे, भाग्यशाली। पर चूंकि तीसरे भाव पे जब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो तीसरे भाव पे शुक्र, मंगल और सूर्य बैठे हैं, जहां दो पापक ग्रह में से एक क्रूर शुभग्रह और एक पूर्णतया पापक मंगल और एक शुभग्रह उच्च के शुक्र। अब ऐसी अवस्था में कि यहाँ पे व्यक्ति का व्यय बढ़ेगा, कुटुंब को मनाने के लिए मशक्कत करनी होगी, अपने लोगों के करीब जाने में व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा यात्रा करनी पड़ती है, मतलब मशक्कत करनी पड़ती है। उसके बाद आत्मबल की कमजोरी हो जाए, हड्डियों का दर्द और अपने खुद की समस्या में वो उलझा रहता है। जो खुद की ही समस्या में उलझा हुआ है वो कई बार दूसरे की समस्या कैसे सुलझा पाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व और शुक्र पृथ्वी तत्व या भूमि तत्व के ग्रह होकर के जल तत्व की राशि में बैठेंगे तो बुझे बुझे से महसूस करेंगे। वस्तुतः वहां पे सूर्य और मंगल अपने मित्र की राशि में बैठ करके और उससे देखे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो जिस चीज के लिए भी व्यक्ति प्रयास करेगा जीवन में वो उसको मिल जाए, जिस चीज के लिए भी व्यक्ति मेहनत करता है वो उसको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उच्च का ग्रह। अब यहाँ पे व्यक्ति को कम्युनिकेशन बड़ा बढ़िया मिल जाए, व्यक्ति का जो क्रिएशन है वो बड़ा बढ़िया मिल जाए। पंचम भाव के अधिपति के साथ मंगल का संबंध बना है तो व्यक्ति आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा काम कर जाए। उसके समझने की, उसके सोचने की, उसके व्यवहार की, उसके व्यवहार कुशल होने का, छोटी से छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा गौर करने का, तार्किक होने का, बुद्धिमान होने का, प्रामाणिक होने का, ऊर्जावान होने का और गतिशील होने का, प्रगतिशील सोच रखने वाला, आशावादी प्रवृत्ति धारण करने वाला, ये सब जातक के जीवन में मिलने वाला हो जाता है। क्लियर है? आप जरा ध्यान से समझिए इस कुंडली को। तो दो ग्रह यहां बैठे, तीन ग्रह यहां और दो ग्रह यहां, मतलब जन्म कुंडली में तीन ही भाव में सारे के सारे ग्रह बैठे हैं। और ये इस कुंडली की सबसे बड़ी समस्या है जो इस जातक को किसी भी तरीके से नहीं, दरअसल बहुत प्रकार से परेशान कर सकती है और वो हो भी रहा है। इन्होंने लिखा भी है, इनके सवाल जो इन्होंने भेजे हैं कि मैं पढ़ के बता देता हूं। बचपन से ही मेरी माता का सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मेरी माता होते हुए भी मुझसे नफरत करती हैं। आज जबकि मैं 40 साल का हो गया हूँ फिर भी मुझसे वो प्यार क्यों नहीं करती हैं? यही इनका सवाल है। बाकी अगर इन्होंने और भी कुछ सवाल पूछे हैं तो क्या पैतृक संपत्ति जो मेरे पिताजी ने बसाई है वो मुझे मिलेगा और मेरा बुढ़ापा कैसा बीतेगा, आदि आदि सवाल। बस यही 2-3 सवाल हैं। पर एक बात जो मैं बताऊं कि इनकी कुंडली में चतुर्थ स्थान को जो सवाल है इनका, पहले उस सवाल के उत्तर को। तो चंद्रमा माता का कारक, वो पापक ग्रह और सबसे ज्यादा मतलब कमजोर, क्योंकि वो पक्ष बल से कमजोर है। तो मैंने ये बात शुरू में ही कही है कि व्यक्ति को पिता से, तो चलो ठीक है, क्योंकि पिता भाव के अधिपति जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठे थे तो ये तो पहले ही संबंध थोड़ा सा कमजोर होता है। मैंने ये जितनी भी कुंडलियां देखी हैं कि पिता भाव के जो अधिपति हैं वो त्रिक भाव में बैठ जाते हैं तो कुंडली कमजोर थोड़ी हो जाती है, चाहे वो अपने कर्म के रूप में हो, चाहे पिता के व्यवसाय या पिता के कार्य क्षेत्र को लेकर के हो, या कई बार पिता के साथ संबंधों को लेकर के हो। ये कई बार कुंडलियों में बात बनती है, पर वो उसके लिए और भी चीजें देखने के लिए आवश्यक हो जाती हैं। पर वस्तुतः यहाँ पे माता भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पीछे गए मंगल, और माता भाव के अधिपति के ऊपर गुरु का सहयोग है। जो गौर से देखिएगा तो वो माता भाव के अधिपति को मंगल देख रहे हैं तो शनि भी देख रहे हैं, एक पापक ग्रह जो कि इस कुंडली का लग्नेश है। और भाग्य में इस कुंडली में जरा बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये बन रही है, थोड़ी देर रुक के लग्नेश का भाग्य में जाना और भाग्य के कारक के साथ बैठना और लग्नेश का भाग्य में बैठ करके लाभ को देखना, ये यहाँ के अधिपति का जन्म कुंडली में उच्च का होना, और साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि, यहाँ पे शनि मंगल राहु केतु शुक्र सब देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं। यानी कि इस कुंडली का जो सबसे प्रभावित होने वाला भाव है वो कौन सा है? जन्म कुंडली का तीसरा।
पिछले दिन के कार्यक्रम में मैंने आपको एक चीज बताई थी, उस भाव पे जन्म कुंडली के पंचम भाव पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव था, और इस कुंडली में जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है उस पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति दो तरीके से शिकायत कर सकता है अपनी जिंदगी से। पैतृक संपत्ति के रूप में जो संपत्ति प्राप्त हुई है वो, और दूसरा माता का सुख या माता का उपभोग या माता का सुख। जो माता का सुख कौन? माता का सुख ये है जहां राहु बैठे, माता का सुख ये भी है जहां केतु बैठे। माता का उपभोग कौन है? ये जन्म कुंडली का 12वां भाव। किसी भी भाव का 12वां उसका उपभोग है, उपयोग नहीं बोल रहा, उपभोग। आपने कितना जिया है वो जन्म कुंडली में गौर करिए तो यहाँ पे मंगल बैठे हैं, और डिग्री जो है वो मंगल की 18 डिग्री 38 कला, और सूर्य जो है वो 18 डिग्री 30 कला। अब जरा ध्यान से समझिए कैसे जात। अब इसको अगर कोई इत्तेफाक कहेगा तो ये तो बिल्कुल ही भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक पेज का पूरा सवाल अपने माता के लिए लिखा है, उनके स्नेह को पाने के लिए लिखा है, वो यथार्थ और चरितार्थ हो रही है। माता का अधिपति मंगल अस्त है, और साथ ही साथ अगर जरा गौर करें तो वो पीछे भी गया है, और वस्तुतः वहां पे दो दो पापक ग्रह और लग्नेश की दृष्टि भी पड़ रही है। माता है जरूर, पर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो जरा इस पे आपको एक क्लियर देता हूं बात, इसको याद रखिएगा। जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो अपने कारक प्रभाव देते रहता है, जिन जिन चीजों का वो कारक होता है, लेकिन वो उस कुंडली में जिस भाव का अधिपति होता है वो उस भाव के परिणाम को सोख लेता है, कमजोर कर देता है, या नलिफाई या नल कर देता है। यही स्थिति यहाँ पे हो रही है, क्योंकि मंगल जो है वो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, पापी होते हैं। तो अब जरा ध्यान से समझिए, तो इनकी कुंडली में जो मैंने बात क्या बताई थी, अब दो चीजों को सामने लेकर के आता हूं कि चंद्रमा और बुध एक साथ बैठ गए, और बुध जो है वो पापक ग्रह की राशि में, और पापक ग्रह नैसर्गिक रूप से नहीं लेकिन मूलतया तो यहाँ पे इस कुंडली के लिए चंद्रमा पापक ही हो रहे हैं, तो बुध थोड़े पापक हो गए। उसके बाद जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल जैसा पापक ग्रह बना, और वो इस कुंडली का सबसे सर्वोत्तम पापी ग्रह है। तो इस बात पे भी ये बात निर्भर करती है कि आपकी कुंडली के कौन से भाव में किस राशि का निर्माण हुआ है। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में अगर माता जैसे माता का भाव है, और वहां पे अगर किसी पापग्रह की राशि बनेगी तो मूलतः माता छत्र छाया करने वाली होंगी, पर थोड़े से मतभेद भी जरूर दिखेंगे, क्योंकि वो पापग्रह की राशि बनी है। आखिर कोई सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह की राशि तो बनी नहीं है। तो इस कारण से एक प्रथमतया ये बात होगी। दूसरे नंबर पे कि चंद्रमा माता का कारक वो सबसे ज्यादा कमजोर है और परेशान है। तीसरे नंबर पे कि जो व्यक्ति के पास इमोशन है, जो अपने लोगों से जुड़ने का भाव है, जहां पे कुटुंब की बात करते हैं, तो ये दोनों ही भाव कमजोर भी हैं और मजबूत भी हैं, क्योंकि वस्तुतः चतुर्थ भाव कमजोर हो रहा है क्योंकि इस भाव पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस भाव से केंद्र में राहु आकर के इस भाव का प्रभाव कमजोर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव का, और इस भाव के अधिपति अस्त हो रहे हैं। ये कारण हो सकता है जिसके कारण आपकी कुंडली में माता का सुख थोड़ा कम मिला। अगर इसी चीज को और भी ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो आपको मैं सप्तविमांसा दिखा देता हूं, द्वादशांसा दिखा देता हूं, जहां पे भी यही स्थिति बन रही है। माता भाव के अधिपति 12वें नीच के गुरु के साथ, मतलब अपनी ही राशि के बैठे हैं पर राहु के साथ बैठे हैं, और वस्तुतः उस भाव का कोई भी प्रभाव अच्छा नहीं दिख रहा है। यानी कि ये बात आपकी कुंडली में ही है कि अब इसको ठीक करने के लिए अब हो सके तो चरण पकड़ लो, और हो सके तो दिन भर उनके पीछे लौटते रहो। ये बात आप कर सकते हैं। वो मंगल हैं तो वस्तुतः उनके दिमाग में पॉलिटिक्स चल रहा है, वो किसी बात को लेकर के आपके साथ, वो हो सकता है कि थोड़ी राजनीति कर रही हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ और भी उलूल जुलूल चीजें किसी के द्वारा भर दी गई हो, ऐसा भी संभव है। और कई बार कि ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति माता का संपूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पाता होने के बावजूद, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति अस्त है, वो व्यक्ति के माता के स्वभाव को करुणामयी कम बना रहे हैं। और चूंकि वो शुक्र के साथ, तो वो ऐसी हो सकती है कि वो दरअसल जिसके पास संपत्ति हो, जिसके पास धन हो, जिसके पास जो है वो ऐश्वर्य हो, उसी के साथ वो रहना चाहती हो। संभवतः आपके पास ये चीजें कम हो तो वो आपसे थोड़ा दूर हो रही हैं, या हो सकता है, हालांकि आजकल की माताएं पता नहीं क्या है पर ऐसा संभव है। दूसरे नंबर पे वहां पे सूर्य जैसा क्रूर ग्रह बैठा है, तो माता भाव के अधिपति मंगल के साथ अगर उसका परम मित्र बैठेगा तो माता को आयु तो देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है माता भाव के अधिपति पे,
लेकिन चूंकि वो पापक ग्रह है मंगल स्वयं और क्रूर शुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो संबंधों में क्रूरता आ जाए, वो जो कनेक्शन बनता है एक इमोशनल सा, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। तीसरे नंबर पे इस कुंडली को, अगर इसी सवाल के उत्तर को और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपने उनका भरोसा नहीं जीता अभी तक, क्योंकि चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हैं। उनको लगता है कि आप चंचल चपल चालाक हो और आपको लगता है कि वो आपके खिलाफ राजनीति कर रही हैं, जबकि मैं इस बात को तथ्यात्मक रूप से ये बात सिद्ध करते हुए देखा जा रहा हूं कि माता राजनीति ज्यादा कर सकती हैं, पिता तो नहीं करते थे, पर माता राजनीति कर सकती हैं क्योंकि वो बुध के साथ बैठे हैं। और वस्तुतः आप अभी तक उनके विश्वास को जीतने में असफल रहे हैं, क्योंकि आपने कोई अपना एजेंडा उनके सामने पेश नहीं किया है। जैसे चुनाव से पहले चुनाव के जो पार्टी वाले होते हैं वो एजेंडा पेश करते हैं कि मेरा ये है, ऐसा वैसा होता है ना वो, तो ये चीजें बन रही हैं। ये स्थिति यहाँ तक। अब जन्म कुंडली में मैंने एक बात और वहां पे कही थी कि सारे ग्रह जो हैं वो 3 ही भावों में बैठे हैं, और यही इस कुंडली को कलंकित कर रही है या फिर यही स्थिति को कमजोर कर रही है। जहां पे व्यक्ति समाज से बहिष्कृत हो जाता है, व्यक्ति को सोशल स्टेटस बनाने में बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ती है, आदरणीय थोड़ा कम होता है, वो पुरस्कार जो मिलना चाहिए प्राथमिकता के लेवल में उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो नीचे होती है। उसके बाद वो जो एक भाव जो समाज में उसकी बनती है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। घर में ही वो जंग जीत के आ जाए पर तिलक लगाने वाले लोग कई बार गायब हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां बनती है। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में तृतीय उच्च के, ये शिक्षा में थोड़े से व्यवधान के बावजूद व्यक्ति कुछ ना कुछ कर ही लेता है और अपना यश अपने हिस्से का थोड़ा बहुत प्राप्त कर लेता है। ये आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां बन रही हैं। शनि और गुरु का एक साथ बैठना, जहां गुरु का प्रभाव लग्न पे कमजोर, इस वजह से कई बार बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद कमजोर मिलता है। हालांकि आप समाज के लिए सोचते ज्यादा हैं, आप समाज को देना चाहते हैं और समाज की सेवा भी करना चाहते हैं, और व्यक्ति नैसर्गिक रूप से अगर कहूंगा तो वो वस्तुतः धार्मिक है, आध्यात्मिक है, सबको मतलब कट्टर धार्मिक कह सकते हैं एक तरीके से। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए धर्म जो है वो व्यक्ति के कम्युनिकेशन को और व्यक्ति के धन को, व्यक्ति के पराक्रम को सुदृढ़ और मजबूती प्रदान करने वाला, साथ ही साथ यहाँ के लिए थोड़ा सामान्य, इस वजह से भी व्यक्ति को जीवन में कई बार कई लोगों से प्रेम नहीं मिला है। यहाँ के अधिपति उच्च के हैं तो वो लड़ करके झगड़ करके हिंस किसी भी तरीके से पाने का प्रयास तो करता है, पर थोड़ा वो नदारत ही होता है। ये स्थिति बन रही है। कुंडली में धन भाव ठीक बना है। कुंडली के दशम स्थान के अधिपति का तृतीय भाव में जाना, खुद का व्यवसाय या व्यक्ति को कई बार जो है वो व्यवसाय करना पड़ता है, या अगर ना भी करे तो आपकी कुंडली में नौकरी भी अगर आप करते हो, हालांकि आपने लिखा नहीं है कि आप क्या करते हैं, और वस्तुतः इस कुंडली के आधार पर व्यक्ति व्यापार करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में हालांकि जो दशम भाव के अधिपति हैं उसके ऊपर शनि का प्रभाव है, दशम भाव के अधिपति के साथ सूर्य बैठे हैं, तो आपको जो है वो कई बार ऐसी स्थिति नहीं बनती कि व्यक्ति जो है वो नौकरी कर पाए, नहीं तो नौकरी के योग भी इस कुंडली में हैं और उपस्थित हैं। अगर आप नौकरी करते हो तो, अगर नौकरी करते होंगे तो इसी कारण से करते होंगे, और अगर नहीं करते होंगे तो सिर्फ उसके पीछे की का जो कारण है कि दशम भाव के अधिपति के ऊपर शनि का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, और व्यक्ति की कुंडली में गुरु पंचम भाव में या त्रिकोण में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, ये स्थिति बनती। ये बात इतनी थी। तो ये जो समस्या है वो दरअसल इसलिए है। वस्तुतः अब आपकी कुंडली में मैं नवांश कुंडली पे थोड़ी सी चर्चा करूं तो बुध और केतु यहाँ बैठे हैं, जहाँ पे व्यक्ति के संबंध अच्छे होते हैं। राहु नीच के बैठे हैं, इस वजह से दाम्पत्य को थोड़ी बहुत कमजोरी, पर यहाँ के अधिपति बैठे हैं, तो मैं विशेष इसे घबराने वाली कोई बात नहीं कहूँगा। हाँ, हालांकि यहाँ पे सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठ रहे हैं, लेकिन शुक्र और मंगल का एक साथ बैठना संदेह मत करिएगा, कभी भी किसी तरीके से अपनी पत्नी को परेशान मत करिएगा। बच्चे को लेकर के बिल्कुल ही सीरियस होना होगा, उसके स्वास्थ्य को लेकर के, ये बात कह देता हूँ। और वस्तुतः एक बात और भी है, क्योंकि पंचम भाव के जो अधिपति हैं आपकी कुंडली में वो अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल, मकर लग्न की कुंडली के लिए गुरु और मकर लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा थोड़े कमजोर होते हैं, ये परिणाम कमजोर करते हैं। वस्तुतः सूर्य फिर भी अच्छे होते हैं, बुध और शुक्र इस कुंडली में अच्छे होते हैं। मकर लग्न की कुंडली के लिए 8 अंक अच्छा रहेगा आपकी कुंडली के लिए। आपकी कुंडली में राशि जो बन रही है वो कुंभ राशि है, जिसपे अभी 7.5 का प्रभाव है, तो बजरंगबली की पूजा आपको हमेशा ही करने की आवश्यकता है। सूर्य आपकी कुंडली में और चंद्रमा और मंगल, ये तीनों आपकी कुंडली में 50-50% का परिणाम करेंगे। इसका मतलब है कि बौद्धिक ज्ञान, इसका मतलब है कि आपके पास जो इनकम है, जो आय के स्रोत हैं, और इसका मतलब है कि आपकी कुंडली का जो लाभ है या आपकी कुंडली का सुख है वो आधा 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 मिल रहा है। बुध मृतप्राय है, इस कारण से कई बार भाग्येश या भाग्य बल कमजोर हो जाता है,
या व्यक्ति का, मैंने वो जो बात कही थी ना वो बुद्ध वाली, क्योंकि आपने अभी तक विश्वास नहीं जीता है, ये इसी कारण हुआ है क्योंकि वस्तुतः आपकी माता को ये भी लग सकता है कि आप जो है उन्हें धोखा दे सकते हैं। ऐसा होगा नहीं, पर उनको ऐसा लगता है। वस्तुतः आप तो बड़े अच्छे नेचर के हैं, क्योंकि लग्नेश भाग्य भाव में भाग्य के कारक के साथ बैठ करके जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति खराब नहीं है। और वस्तुतः शनि भी जो देख रहे हैं तो वो गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, तो एक सामान्य भाग्य आपकी कुंडली को मिला हुआ है। मतलब उसे बहुत ज्यादा अच्छा ना करके बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं कहूंगा, मैं उसे 50% कहूंगा। और यहाँ पे जो भाग्य भाव बन रहा है वहां पे वो शुभ ग्रह की राशि बनी है, और वहां पे एक शुभ ग्रह और एक पाप ग्रह, तो उस भाव का प्रभाव वस्तुतः आपकी कुंडली में 60 से 70% आपके पक्ष में आ रहा है, क्योंकि कारक ग्रह बैठे हैं। पर कमजोरी दूसरी ये बन रही है कि 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, इस वजह से भाग्य में डिग्रेडेशन हो रहा है, कमजोरी हो रही है, वो स्लोप में जो जा रहा है वो उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है। मतलब आपको बार बार आपको अपने माता को, अपने पिता को, आपके बड़े भाई लोग हैं, बड़े पिता जो हैं, उन लोगों को मनाने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। और वस्तुतः आप एक पक्षीय होकर के धार्मिक हो जाते हैं, कई बार बहुत सारा लाभ नहीं मिल पाता है। इसी स्थिति में अगर नवांश कुंडली में देखते हैं तो गुरु का प्रभाव लग्न पे है, ये बहुत अच्छी बात होगी। पर यहाँ भी गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं, यहाँ भी गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं, व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी के योग कई गुना ज्यादा है। ये व्यक्ति को बहुत अच्छी स्थिति में लेके जाते हैं। सूर्य और मंगल का लग्न में बैठना ये कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात होगी। पर व्यक्ति दरअसल कई बार वो अपने जीवन में अपने काम को लेकर के इतना ज्यादा उलझा हुआ सा महसूस करता है कि कई बार वो वक्त नहीं दे पाता, अपने से बड़ों का सम्मान थोड़ा कम सा हो जाता है, या कई बार वो जो उसके ऊपर जो एक आशावादी प्रभाव है वो थोड़ा कम सा हो जाता है, या फिर उसके जीवन की जो सकारात्मक जो स्थितियां होती हैं वो थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, या फिर जीवन का जो एक सौभाग्यशाली होने का प्रभाव या भाग्यशाली होने का प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर या धूमिल सा हो जाता है। ये इतनी सी बात कहूंगा। पर वस्तुतः आप की कुंडली में यही राहु अगर यहाँ ना बैठ करके यहाँ बैठ जाते तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती। सूर्य और मंगल बैठे हैं जहाँ आपकी कुंडली में डेली बेसिस का इनकम और सुख ये बढ़िया है, इस वजह से कम से कम आप कुछ ना कुछ रोज कमा लेंगे और ये हमेशा चलता रहेगा। आपकी कुंडली में अगर जो मैं बात कहता हूँ तो बुढ़ापा कैसा बीतेगा, शनि का प्रभाव मंगल पे है। अपने पैसों के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने धन के बारे में, अपने बचाए हुए पैसों के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा मत करिएगा। और दरअसल 12वें भाव के अधिपति के साथ शनि बैठे हैं और केतु का प्रभाव जन्म कुंडली में मैं समझ रहा हूँ कि जो स्तुति बना करके बैठे हैं लग्न में है, तो व्यक्ति रुग्ण होता है, बीमार आप थोड़े बहुत रह सकते हैं, पेट की समस्या, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब आपकी कुंडली में दिख रही है मुझे। और थोड़े से आप कंफ्यूजन में भी रहते होंगे, किसको कैसा देना है, किसको कैसा लेना है, कई बार संबंधों को निभाने में आपसे गड़बड़ी हो जाती है। इस चीज पे फोकस आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस कुंडली की अच्छी बात क्या हो सकती है, गुरु का मंगल को देखना। इस कुंडली की अच्छी बात लग्नेश का भाग्य में जाना। इस कुंडली की दूसरी से अच्छी बात कि जन्म कुंडली में धन भाव, जो धन भाव के अधिपति हैं वो जन्म कुंडली में वस्तुतः 12वें भाव के अधिपति के साथ आप बाहर से जुड़ करके काम करना अगर चाहते हो तो भी आपकी कुंडली में बात बनती है। दूर देश जा करके यात्रा करके धन कमा करके कई अगर धन कमाना चाहते हो तो ये आपकी कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी बनती है। इस कुंडली में गुरु जो है वो जन्म कुंडली में अनुभव दे नहीं रहे हैं, इस वजह से उन लोगों का लाभ मिल नहीं रहा है। शुक्र जो है और शनि और राहु और केतु आपकी कुंडली में कभी भी खराब परिणाम नहीं करने वाले हैं, ये 100% बात कह देता हूं। कभी भी आपकी कुंडली में उनकी दशाओं में वो जैसे राहु और केतु का सामान्य नेचर होता है वो थोड़े कमजोर परिणाम देते हैं, पर उनका सामान्य रहेगा। और बाकी वो भाव से, राशि से, अपनी उपस्थिति से और कुंडली में जहां जहां बैठे हैं उससे वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ, दशमांश कुंडली में जो राहु की स्थिति बनी है वो आपको थोड़े बहुत राहु की दशा में आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हो सकता है और नवांश कुंडली में आपके मानसिक शांति का भाव भंग हो सकता है। ये बात मैं देख रहा हूं, ये इतनी सी बात है। अब आपकी कुंडली में मैं होरा कुंडली पे चर्चा कर दूं तो बुध, गुरु और शनि इनकी दशाएं आपके लिए अच्छी जाएंगी, मतलब सामान्य जाएंगी। और राहु, केतु, शुक्र, सूर्य, मंगल, चंद्रमा इनकी दशाएं बेहतरीन, आनंद देने वाली, मेहनत करवाने वाली, फोकस बढ़ाने वाली और कई तरीके से लाभ देने वाली हो सकती हैं, जहां व्यक्ति कई कई चीजें अचीव करता है, प्राप्त करता है और अपना नाम रोशन करता है। इस कुंडली की एक जो कमजोरी है, जो मैं ये कहूंगा कि 3 केंद्र खाली, पंचम भाव खाली, छठे भाव में शुभ ग्रह की राशि का बनना, 8वें भाव में सूर्य की राशि का बनना,
12वें भाव में शुभ ग्रह की राशि का बनना, 9वें भाव में पापक, 11वें भाव में पापक ग्रह मंगल की राशि का बनना, जिसके अधिपति तो बहुत अच्छे बैठे हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर लाभ प्राप्त करने की बात हो कि व्यक्ति, मैं जो सोचता हूं क्या वो मुझे मिलेगा, या जो मैं चाहता हूं क्या वो मुझे प्राप्त होगा, हाँ वो प्राप्त हो जाएगा। आपकी संपत्ति कोई छीन नहीं सकता, आपका धन आपके पास रहेगा। आप अपने व्यवहार को थोड़ा और भी ज्यादा गंभीर बना सकते हैं। आप गंभीर हो, पर वस्तुतः लोगों को ऐसा नहीं लगता है, इस वजह से कि आपका प्रभाव थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, क्योंकि शनि जो है वो गुरु के पास बैठे हैं, और साथ ही साथ सूर्य के ऊपर शुक्र का, जहां व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले स्टेट में रहता है, किसी भी चीज को लेकर के क्लियर नहीं होता, और उस पर शनि के प्रभाव से कई बार उसकी जो एक चमक होती है वो थोड़ी धूमिल हो जाती है। आप जितने अच्छे बनेंगे लोग उतना आपको समझ नहीं पाते हैं, और कई बार तो आपको लोग गलत ही आपके बारे में विचारधारा ही बना लेते हैं। एक पूरा जो है वो एरिया ही आपके बारे में गलत विचारधारा बना लेता है। आपकी कुंडली में अभी जो दशा चल रही है वो शनि की चल रही है, जो बिल्कुल अच्छी जा रही है। मैं नहीं समझ रहा कि इसमें कोई कमजोरी वाली बात है, और 2026 से लेकर के 29 तक सावधान रहिएगा, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, और 2025 से लेकर के आपको थोड़े बहुत मैं सतर्क होने की बात में लेके जाऊंगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के फिर भी अगर आपको चिंता कोई बन रही है तो मैं समझता हूं कि 25 के मार्च के बाद उनको लेकर के बिल्कुल सचेत होने की आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर पे उनकी एक बार तबियत जो है वो खराब हो सकती है 2023 के 8वें महीने के बाद। ये इतनी सारी चीजें। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो कुछ भी भोजन करें, जो कुछ भी इस्तेमाल करें, जो चीज़ भी खरीदी करें, जो कुछ भी खरीदारी करें, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं वस्तुतः वो संपूर्ण दोष से युक्त है, या सभी प्रकार से वो दोषों से युक्त ही है। अब वस्तुतः आप जो भी काम कर रहे हैं उसको सब कुछ उसको ऐसा मान करके कर लीजिए कि ये उसी का है और मैं उसी को दे रहा हूँ, ये परमात्मा का ही है और मैं उसी के लिए कर रहा हूं, निमित्त मात्र होकर के। मतलब मैं सिर्फ करता जा रहा हूं, कोई और है जिसके उंगलियों में कठपुतली की तरह जो नचाने वाली स्थिति होती है ना, वो नाच रही है। मैं तो बस डमरू पे थिरक रहा हूं, घुंघरू पे नाच रहा हूं, कहीं और है। हाँ, कहीं और है। और यही बात लोग नहीं समझते हैं, इसी वजह से ये सारा ताना बाना बुना कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मैंने इस कुंडली को बहुत ही निकट जाकर के देखने का प्रयास किया है और आप लोगों को किसी एक क्षेत्र में ले जाकर के बताने का प्रयास किया है। इस कुंडली का अध्ययन अलग तरीके से था, इस वजह से कुछ चीजें आपको इसमें अलग दिख सकती हैं और कुछ अलग मिल सकती हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।